वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक। आज हम देखेंगे नर्सिंग क्या है, क्योंकि हमें बहुत बार एक क्वेश्चन रहता है। हम नर्सिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है और कौन से कोर्सेस है, वो कितने ड्यूरेशन के हैं, ये सब अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि नर्सिंग क्या है। एक नर्स जो है वो क्या है। तो नर्स का मतलब क्या है, एंड फॉर नोबल और नॉलेजेबल। जो भी नर्स है वो तो पहले नोबल और नॉलेजेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ के लिए प्रॉम्प्टली एक्शन लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उसके एब्सेंस में, डॉक्टर के एब्सेंस में किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद से कोई डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए हम नॉलेजेबल होने चाहिए कि हमें क्या डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन बेटर रहेगा। ओके, दैट इज अबाउट द नॉलेजेबल। देन यू, दैट इज अ अंडरस्टैंडिंग। हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। ये भी एक नर्स की क्वालिटी रहती है। देन आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। हमें वहाँ पे अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी पड़ती है। हम ऐसे किसी चीज़ को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम किसी पेशेंट के साथ मतलब डील कर रहे होते हैं। उसकी जो भी जान है हम वो हमारे हाथ में होती है। हम कौन से भी मिस डीलिंग उस पेशेंट के साथ नहीं कर सकते हैं। हमें वहाँ पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती भी हो गई है तो हमें इमिडिएटली उस गलती के बारे में जो भी इंचार्ज है उसको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि जाने दो, क्या होता है देख लेंगे, तो उससे क्या होता है, उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। देन रहता है सिंपैथी। सिंपैथी यानी हमदर्दी, मतलब किसी की फीलिंग्स को सपोर्ट करना। जैसे कि अब अगर कोई पेशेंट है तो उसके उसकी तरफ हमें हमदर्दी दिखानी पड़ती है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे हमें उसकी तरफ सिंपैथी दिखानी पड़ेगी। देन रहता है इम्फती। इम्फती यानी क्या रहता है, काइंडनेस। एक हमें काइंडनेस उसकी तरफ दिखानी पड़ती है। अगर एक पेशेंट है, अभी देख लो कोई प्रेग्नेंट मदर है, अभी वो डिलीवरी को जा रही है, डिलीवरी के टाइम पे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, तो उस टाइम पे हमें क्या काइंडनेस दिखानी पड़ेगी। हम उससे ऐसे मार के या ज़ोर ज़ोर से ऐसे बात करके उसको हम मतलब वैसा नहीं कर सकते। हमको क्या वहाँ पे काइंडनेस दिखानी पड़ती है। हमको उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो दर्द हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, तुम कौन सी सिचुएशन में हो। तो ये सब है एक नर्स की क्वालिटीज़ और मीनिंग ऑफ द नर्स। ये सब जो भी पॉइंट है ये एक नर्स में होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है नर्सिंग की। सो नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू प्रोमोट द वेलनेस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। नर्सिंग क्या है, एक आर्ट है। दैट मीन्स एक कला है ये। हम कोई भी ऐसे जाके, कोई लड़की जाके, कोई भी ऐसे जाके किसी पेशेंट को हम केयर नहीं कर सकते। एक आर्ट हम में होना चाहिए, कला हम में होनी चाहिए। देन ये क्या है, एक साइंस है। मतलब जो भी हम करते हैं, जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। उसकी वजह से ही हम उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। दैट इज नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स द वर्किंग विथ। उसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के साथ, मतलब कोई सिंगल पेशेंट रहता है, कभी कभी हम फैमिली के साथ डील करते हैं। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स रहती है वो फैमिली में जाके, रूरल एरिया में जाके पूरे फैमिली को केयर करते हैं। और कभी कभी हम क्या पूरे कम्युनिटी को भी केयर प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, नर्सिंग प्रोफेशन में पूरे इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के साथ में भी कभी कभी डील करना पड़ता है। और ये क्या है, नर्सिंग क्या है, टू प्रोमोट द वेलनेस। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट हो, इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, उसको क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं वेलनेस के लिए, कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, मतलब ऑल ओवर हमें उसको ठीक करना है, उसकी बॉडीली, माइंडली एंड स्पिरिटली। ओके, दैट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। देन अभी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि एएनएम क्या है, जीएनएम क्या है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि एएनएम क्या होता है। पहले तो एएनएम का फुल फॉर्म रहता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसमें क्या होता है, ये जो कोर्स है ये 2 इयर्स का रहता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए। वो कोई भी
फील्ड में चलता है, जैसे कि आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, कोई भी फील्ड से हम अगर पास है 12 तो हम एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। और एएनएम फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, देन हेल्थ प्रमोशन एंड नर्सिंग है, हेल्थ प्रमोशन एंड न्यूट्रिशन है, देन कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग है, और प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। ये 4 सब्जेक्ट हमें फर्स्ट ईयर एएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। और उसके बाद सेकंड ईयर में जो है वो 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक रहता है मिडवाइफरी और एक रहता है हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। ऐसे 2 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं सेकंड ईयर में। और बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि हम एएनएम के बाद क्या कर सकते हैं, कहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है। तो एएनएम के बाद डिप्लोमा होने के बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं, देन प्राइमरी हेल्थ नर्स करके भी हम जॉब कर सकते हैं। एएनएम के बाद हम एक डीएचएस की एग्ज़ाम रहती है, वो एग्ज़ाम भी दे के जॉब कर सकते हैं। ये सब स्कोप है एएनएम के बाद में। अब हम देखेंगे जेएनएम के बारे में। जेएनएम दैट इज़ अ जनरल नर्स मिडवाइफ। ये जो कोर्स है वो 3 साल का रहता है और इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है 12th पास। वो कोई भी फील्ड चलेगी, जैसे कि आर्ट है, कॉमर्स ट्रेड है, साइंस है, कौन से भी ट्रेड से हम पास होने के बाद 12th पास होने के बाद जेएनएम को एडमिशन ले सकते हैं। देन यहाँ पे 3 साल का कोर्स रहता है। तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बायो साइंस, उसमें हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ये सब पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। देन इसका जो आवर्स रहता है, मतलब टाइम जो ड्यूरेशन रहता है, तो जो एनाटॉमी है उसके लिए 120 आवर्स रहते हैं, देन फिजियोलॉजी को 90 आवर्स रहते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको थोड़ा कम ड्यूरेशन रहता है और वो कम पोर्शन का रहता है, उसको 30 आवर्स रहते हैं। ये है पहले सब्जेक्ट के बारे में। देन सेकंड सब्जेक्ट रहता है बिहेवियरल साइंस, उसमें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। और ये जो है बिहेवियरल साइंस को 60 आवर्स मिलते हैं, साइकोलॉजी को 40 आवर्स एंड सोशियोलॉजी को 20 आवर्स, ऐसे करके हम इसमें पढ़ते हैं। देन थर्ड सब्जेक्ट रहता है नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें हम पढ़ते हैं फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन क्या है और फर्स्ट एड केयर के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। देन फोर्थ वन सब्जेक्ट रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ऐसे 4 सब्जेक्ट हम जेएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। देन सेकेंड ईयर में जो है हमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि पहला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, देन सेकंड वन इज़ द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये तीनों भी स्पेशलिटी सब्जेक्ट है। इस तीनों सब्जेक्ट की भी हमें प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं सेकेंड ईयर में। देन है थर्ड ईयर में है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग रहता है, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और देन रहता है मैनेजमेंट। ऐसे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। और जो चौथा सब्जेक्ट रहता है रिसर्च, वो इंटरनल रहता है, उसकी फाइनल एग्जाम नहीं होती है। ऐसे करके थर्ड ईयर में भी हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और अभी हम बात करें तो जेएनएम के स्कोप के बारे में। तो जेएनएम का जो स्कोप है, आफ्टर जेएनएम हम डीएचएस की एग्ज़ाम दे सकते हैं, डीएमईआर की एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करके हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जेएनएम के बाद अगर हमें आगे पढ़ना है, जैसे कि जेएनएम एक डिप्लोमा है, अगर हमें डिग्री चाहिए होती है तो जेएनएम के बाद हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। उसके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद हम लेक्चरशिप में भी जा सकते हैं, जैसे कि जेएनएम को पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद एक्सपीरियंस लेके हम एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग में भी स्पेशलिटी रहती है, तो स्पेशलिटी वाइज हम एमएससी नर्सिंग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एमफिल और पीएचडी रहती है। ये सब है जेएनएम के बाद हम ये सब पढ़ाई कर सकती है। तो अभी हम, अगर आपको इन सब जो भी एएनएम और जेएनएम के सब्जेक्ट के उसके बुक्स के अगर नाम चाहिए तो मैं अगले वीडियो में वो भी आपको दे दूँगी, उसके नाम और ऑथर। थैंक यू।